नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत कर रहा हूं आधुनिक भारत के इतिहास की, जिसमें सबसे पहला बिंदु है यूरोपियों का भारत आगमन। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, इन काफी दिनों से मैं रिव्यू कर रहा था बुक्स के और आगे भी रिव्यू करता रहूंगा। बीच बीच में मैंने ये सोचा कि क्यों न इतिहास पढ़ाना फिर से शुरू किया जाए। इससे पहले मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से 20-22 वीडियो मैंने अपलोड किए थे। अब यूरोपियों के भारत आगमन की शुरुआत की यदि बात करें तो वैसे तो किसी बुक में आप 5-4 लाइनें पढ़कर इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन जैसा कि चैनल का नाम है हिस्ट्री 360, तो इसमें कुछ ज्योग्राफिकल बातें आएंगी वो भी समझेंगे, मैप्स के माध्यम से कुछ पॉलिटिक्स की बातें आएंगी वो भी समझेंगे, और जो विश्व इतिहास की बातें साथ में आएंगी वो भी समझेंगे। उसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर होगी कि यूरोपियों का भारत में आगमन किस प्रकार से होता है। तो आपको थोड़ा सा बैक ले चलते हैं कि किस प्रकार से यूरोपियों को ये पता था कि भारत और एशिया के जो अन्य देश हैं जैसे चीन है और ऊपर जो मंगोल साम्राज्य है, उनकी जो भव्यता है, उनका जो वैभव है, वो हमेशा से उनको आकर्षित करता रहा है। इस आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 13वीं शताब्दी में, जब मार्को पोलो ने एशिया की यात्रा की। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आपने सुना होगा मार्को पोलो। ये एशिया की यात्रा करता है और ये आया था वेनिस, इटली से। इटली का एक प्रसिद्ध शहर है वेनिस। आगे भी मैं चर्चा करूंगा वेनिस की और जेनोवा की। कुबलाई खान जो मंगोल शासक था, उसके दरबार में भी काफी समय तक रहा। जब ये वापस गया तो उसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि पूर्व में कितनी धन संपदा है, कितना वैभवशाली है, कितने हीरे जवाहरात हैं। तो और भी ज्यादा आकर्षण इनमें हुआ। इसके अलावा भी बहुत सी परिस्थितियां थी, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये थी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। फिर 1453 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। 1453, और तारीख भी यदि मैं आपको बताऊं तो 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है विश्व इतिहास की एक, कि तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। इससे मैं आपको थोड़ा सा बैक ले चलता हूं। इससे पहले भारत के साथ यूरोप का जो व्यापार होता था वो कई मार्गों से होता था। एक पुस्तक में आपको 2 मार्गों से मिलेगा, एक दूसरी पुस्तक है, मैं नाम नहीं लूंगा सबके, उसमें 3 मार्ग बताए गए हैं। जो भी मार्ग थे वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं कि व्यापार कहां से होता था। इसमें पहला मार्ग है यहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की होते हुए, और यहां से ये अब जो इस्तांबुल है उसके रास्ते से यहां प्रवेश करता है ये बाल्कन प्रदेशों में। यदि आप बाल्कन और बाल्टिक प्रदेशों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा बाल्कन और बाल्टिक के बारे में। पहले रास्ते समझ लेते हैं। यहां से एक रास्ता गया, यानी अफगानिस्तान से यहां से आने से वो के लिए जो आप सभी जानते हैं वो दर्रे हैं, जैसे बोलन दर्रा है, गोमल दर्रा है, या खैबर दर्रा है, कुर्रम दर्रा है। तो उन दर्रों से भारतीय उपमहाद्वीप में यहां पाकिस्तान और भारत में आने का मार्ग बन जाता है। तो ये हो गया। यहां से आपको थोड़ा सा पानी मिलेगा। जो तुर्की वाला भाग है इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अलग से मैं एक वीडियो बना के और इसमें एडिट कर दूंगा कि आपको दिख जाएगा कि ये मार्ग किस प्रकार से, उसमें आप समझेंगे। तो यहां से जाकर और ये बाल्कन प्रदेशों में जाकर और फिर पूरे यूरोप में माल की सप्लाई होती थी। फिर उसके बाद में और जो रास्ते हैं वो मैं आपको बताता हूं। यहां से होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते, यहां पर आमू दरिया एक नदी बहती है। पुराने समय में उसको कहा जाता था ओक्सस। नीचे नाम लिख देता हूं मैं। पुराने समय में उस नदी को कहा जाता था ओक्सस रिवर, और अभी उसका नाम है आमू दरिया। बहुत महत्वपूर्ण नदी है मध्य एशिया की, आमू दरिया। तो शुरुआत होती है यहां से, भारत पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और ये तजाकिस्तान की सीमा बनाती हुई ओक्सस रिवर, और फिर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास होती हुई ये रिवर अरल सागर में यहां गिर जाती है। यहां से होते हुए फिर वो जाते थे कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर के बाद में फिर वो जाते थे यहां पर काला सागर, ब्लैक सी आपको मिल जाएगा, और ब्लैक सी से फिर यहां बाल्कन के प्रदेशों से होते हुए पूरे यूरोप में माल की सप्लाई होती थी। अन्य रास्ते हैं। तीसरा रास्ता मैं आपको बताता हूं कि यहां से जो भारत के और पाकिस्तान के जो तटीय इलाके हैं, यहां से जाते थे पर्शियन गल्फ में, और पर्शियन गल्फ से होते हुए फिर इराक, सीरिया, यहां से होते हुए भूमध्य सागर में जाया जाता था। और भूमध्य सागर से यहां पर व्यापार का एकाधिकार था इटली के व्यापारियों का। और इटली के भी 2 प्रमुख शहर, वेनिस और जेनोवा। वेनिस तो आप सभी जानते हैं, जेनोवा
GENOA, जेनोवा। एक तो जेनेवा है वो स्विट्जरलैंड में है, ये जेनोवा है जहां पर कोलंबस का जन्म हुआ था, जेनोवा इटली में। तो वेनिस और इटली यहाँ के जो व्यापारी हैं वो प्रसिद्ध थे और इन व्यापारियों ने एकाधिकार कर रखा था यहाँ के व्यापार पर। तो यहाँ से होते हुए फिर इटली के व्यापारी पूरे यूरोप में माल की सप्लाई करते थे। फिर एक रास्ता था यहाँ से, या जो भारत के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ तटीय इलाके, वहाँ से होते हुए ये अदन के गल्फ ऑफ अदन से होते हुए फिर रेड सी, लाल सागर से होते हुए और फिर यहाँ से, ये भी मैं आपको मैप में अलग से दिखाऊंगा कि अब तो यहाँ पर क्या बन गई है, स्वेज नहर। स्वेज नहर, तब स्वेज नहर नहीं थी, तो स्वेज नहर नहीं थी तो फिर यहाँ से अलेक्जेंड्रिया नाम का नगर हुआ करता था इजिप्ट में, और वहाँ से माल की सप्लाई फिर यहीं से वही वेनिस और जेनोवा के व्यापारी यहां से माल ले जाते थे और पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे। एक रास्ता यहां से भी था कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और फिर यहां पर लेबनान या इजराइल से होते हुए भूमध्य सागर में माल लाया जाता था और यहां से फिर इटली के व्यापारी ले जाते थे और पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब कुस्तुनतुनिया के यदि बारे में आपको जानकारी मैं दूं तो यहां पर मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूं ताकि आपको आराम से मैं सिखा सकूं। यहां देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे रोमन साम्राज्य में ले चलता हूं मैं, थोड़ी सी विश्व इतिहास की बात हो जाए। रोमन साम्राज्य आप सभी जानते हैं कि रोमन साम्राज्य दो भागों में बंट गया था। रोमन साम्राज्य दो भागों में बंट गया था, एक है वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक है ईस्टर्न रोमन एम्पायर। एक तो है इस तरफ आएगा पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और दूसरा है आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसको आप बेजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था, बेजेंटाइन एम्पायर। इसको यदि हम लिखना चाहें तो बेजेंटाइन भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में ही नाम लिख देता हूं मैं, बेजेंटाइन एम्पायर। बेजेंटाइन साम्राज्य भी आप कह सकते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य भी आप इसको कह सकते हैं। ये घटना है 286 की, जब यहां से ये दो भागों में बंट जाता है। फिर उसके बाद में साल आता है 476 का। 476 ईस्वी में ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है ये समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जर्मन ट्राइब्स हैं, जर्मन कबीले हैं, जर्मन जनजातियों के आक्रमण के कारण ये नष्ट हो जाता है और फिर रोमन साम्राज्य के नाम पर बचता है पूर्वी रोमन साम्राज्य। इस रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन, इसने बेजेंटाइन एम्पायर या पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसकी राजधानी बनाया कॉन्स्टेंटिनोपल को। वो शहर का नाम उसने क्या रखा, अपने नाम के हिसाब से कॉन्स्टेंटिनोपल। इसी को हम जानते हैं कुस्तुनतुनिया के नाम से। कुस्तुनतुनिया बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यदि मैं आपको फिर से मैप में दिखाऊं कुस्तुनतुनिया को, तो यहां आप देखेंगे कि ये जो तुर्की है यहां आपको दिखाई देगा इस्तांबुल। यहां से अभी तो पुल वगैरह बने हुए हैं, लेकिन पहले पुल वगैरह नहीं होते थे और यहां से जल मिलेगा आपको। वो जल अभी आपको मैं एक वीडियो में कहीं भी बीच में एडिट करके दिखा दूंगा कि यहां बीच में बोस्फोरस जल संधि आती है। कौन सी जल संधि आती है? बोस्फोरस जल संधि है यहां पर। तो यहां ये एक महत्वपूर्ण शहर है। जो तुर्की आप सभी जानते हैं ये एशिया वाला इलाका है, ये यूरोप वाला इलाका है। तो यूरोप वाले इलाके में यहां पर समुद्र के मुहाने पर, यहां बोस्फोरस जलसंधि के पास, यहां पर आपको मिलता है कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया का ही आधुनिक नाम है इस्तांबुल। तुर्की का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल। इसके ऊपर तुर्कों का अधिकार हो जाता है 1453 में, और यदि तारीख आप याद रखें तो 29 मई 1453 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है इतिहास की। 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और फिर जो ये रास्ते हैं, व्यापार वाले रास्ते मैंने आपको बताए, यहां से जो भी व्यापारिक रास्ते थे, इन सभी व्यापारिक रास्तों पर कब्जा हो जाता है तुर्कों का, और यहां से फिर व्यापार करना मुश्किल हो जाता है इटली के व्यापारियों के लिए। अब समस्या कहां आती है? हालांकि ऐसा नहीं है कि जो तुर्कों ने यहां पर अधिकार किया, ये जो सारा इलाका तुर्कों ने यहां पर अधिकार किया, तो वो व्यापार के खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि व्यापार में उनको ज्यादा लाभांश मिले, तो उन्होंने काफी सारे टैक्स लगा दिए और उन टैक्स के कारण इटली के व्यापारियों का मार्जिन कम हो गया।
दूसरी बात, जो यहाँ के जो तुर्क लोग थे उन्होंने भी व्यापार करना शुरू कर दिया और व्यापार में वो भी लाभ कमाने लगे। तो इसके कारण इटली के व्यापारियों का एकाधिकार कम होने लगा। तो इसके कारण यूरोप में थोड़ी महंगाई भी बढ़ी, यूरोप के जो व्यापारी थे उनको लाभ भी कम मिला। तो इसके कारण उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि कुछ ऐसे मार्ग खोजे जाएं जिससे इन तुर्कों से हमें छुटकारा मिल जाए, ये जो तुर्क साम्राज्य है इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो फिर खोज होती है ऐसे रास्तों की जिससे सीधा भारत की ओर समुद्र के माध्यम से जाया जा सके, क्योंकि ये रास्ते बंद हो गए थे। तब खोज की शुरुआत होती है। तो फिर एक वहां पर परिस्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि यूरोप के अंदर कई नए साम्राज्यों की शुरुआत होती है, जिसमें स्पेन भी है, पुर्तगाल भी है। तो स्पेन और पुर्तगाल की यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका है। स्पेन और पुर्तगाल दोनों ने बहुत सारी कोशिश की और उनमें दो महत्वपूर्ण शासकों के नाम आते हैं, एक हेनरी द नेविगेटर और एक दूसरा है जॉन सेकंड। हेनरी द नेविगेटर और जॉन सेकंड, यहां पर मैं इनको साफ कर लेता हूं, फिर आपको यहां पर लिखकर बताऊंगा। एक है हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, और दूसरे हैं जॉन सेकंड। इन्होंने खूब प्रयास किए कि किसी भी प्रकार से पूर्व की ओर जाकर और भारत का कोई रास्ता मिल सके समुद्र के माध्यम से, क्योंकि उनको मसालों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो भारत में और जो भारत के दक्षिणी हिस्से हैं, जहां पर आपको जावा, सुमात्रा जैसे इंडोनेशिया के द्वीप हैं, या जो मलेशिया है, वहां से उनको पहुंचकर और मसालों की काफी जरूरत रहती थी, क्योंकि यूरोप के इलाकों में ठंड थी और सर्दी के मौसम में उनका जो मांस है उस मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनको मसालों की आवश्यकता थी। तो उन मसालों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नए नए रास्तों को खोजने का प्रयास किया। इसके अलावा भी परिस्थितियां ऐसी भी थी कि जो मैंने आपको बताया कि वेनिस और जेनोवा के जो व्यापारियों का एकाधिकार है उसको भी यूरोप के व्यापारी भी खत्म करना चाहते थे, और स्पेन और पुर्तगाल ने ऐसी कोशिश की। फिर शुरुआत होती है 1453 में, ये मार्ग बंद हो गए इनके लिए। तो फिर ये समुद्री यात्राओं की शुरुआत होती है। ये जो कुस्तुनतुनिया के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, क्योंकि विश्व इतिहास के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट है। 29 मई 1453 को जो तुर्कों ने विजय हासिल की थी, तो उनका जो सुल्तान था उसका नाम था मेहमेद। मोहम्मद लिखा हुआ आता है लेकिन सही नाम है उसका मेहमेद सेकंड, और इसको कई बार ये भी लिख देते हैं मेहमेत, क्योंकि इसका जो तुर्की में उच्चारण है वो मेहमेत होता है, इसलिए इसको मेहमेत सेकंड कहते हैं। इसको कहते हैं मेहमेद द कॉन्करर, विजेता। तो इसलिए इसके नाम के आगे कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्करर, विजेता, और इसके नाम के आगे फतेह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, फतेह सुल्तान। तो ये बेजेंटाइन एम्पायर की यहां पर समाप्ति हो जाती है और ओटोमन एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। तो ये नाम विशेष है, आप याद रखना, ओटोमन एम्पायर। बेजेंटाइन एम्पायर के स्थान पर अब तुर्की ओटोमन एम्पायर की स्थापना हो जाती है। ओटोमन एम्पायर, आपने नाम सुना होगा कई बार इसका, या इसको आप हिंदी में कहेंगे तो उस्मानी साम्राज्य या उस्मानी सल्तनत आप इसको कह सकते हैं। ये एक ही बात है, उस्मानी सल्तनत या ओटोमन एम्पायर। तो ये इस एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंस हेनरी जो है द नेविगेटर, और इसके अलावा जॉन सेकंड है, उन्होंने अनेक अभियानों को अनुमति दी। तो हेनरी द नेविगेटर और जॉन सेकंड से पहले की भी आपको कुछ परिस्थितियां देखने की जरूरत है। यहां से मैं इसको क्लियर करके यहां पर आपको लिख के बताता हूं। सारी बातें समझने के बाद इतिहास पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। एक पोप हुआ करते थे निकोलस फाइव, ये थे पोप, ईसाइयों के धर्मगुरु। तो पोप ने 1452 और 1454-55 में दो महत्वपूर्ण पेपल बुल जारी किए। पेपल बुल कहते हैं पोप के द्वारा जारी किए गए आदेश को, किसी प्रकार का डिक्री या हुक्मनामा आप उसको कह सकते हैं, या किसी प्रकार का अनुमति पत्र है, उसको पेपल बुल कहते हैं। ये क्या लिख दिया मैंने, PAPAL, पेपल बुल। ये दो पेपल बुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके नाम भी हैं, जैसे रोमन पोंटिफ है, लेकिन वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा डम डाइवर्सस है, लेकिन उनको आपको किसी भी प्रकार से याद रखने की जरूरत नहीं है। ये नाम आप याद रखना, पेपल बुल, जो पोप आदेश जारी करता है उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। 1452 में पुर्तगाली सम्राट अफोंसो 5 था, अफोंसो 5, इसको अनुमति मिलती है कि जो अफ्रीका की तरफ वाले इलाके हैं उन इलाकों के व्यक्तियों को आप गुलाम बना सकते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को जो गैर ईसाई हैं। किनको? गैर ईसाइयों को। क्यों? जो तुर्क हैं वो अपने
धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो इसके काउंटर में ईसाइयों ने भी, पोप ने भी ये कोशिश की कि किसी प्रकार से ईसाइयत का प्रचार किया जाए और नए नए इलाकों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की जरूरत उनको महसूस हुई। तो इस हिसाब से उन्होंने 1452 में अनुमति दी कि जो गैर ईसाई उन इलाकों में हैं उनको आप गुलाम भी बना सकते हैं। फिर 1454-55 में दूसरा पेपल बुल जो जारी किया, उसमें उन्होंने अनुमति दी कि आपको एक स्थान मिलेगा, तटीय इलाका है अफ्रीका में, केप बोजाडोर। केप बोजाडोर मैं आपको फोटो में दिखाता हूं केप बोजाडोर कहां पर है। यहाँ ये केप बोजाडोर है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये केप बोजाडोर है। तो केप बोजाडोर से दक्षिण वाले जो इलाके हैं उन इलाकों में अब अनुमति मिल गई पुर्तगालियों को। 1454-55 वाला जो पेपल बुल था उससे ये अनुमति मिल गई कि इससे दक्षिण के इलाके जो हैं या इससे और आगे के इलाके हैं, उन इलाकों को आप यदि जीतते हैं, यदि उन पर अधिकार करते हैं तो उन पर आपका ही अधिकार मान लिया जाएगा और उसमें पोप की सहमति होगी कि जो इलाके आप खोजते हैं वो इलाके आपके हो जाएंगे, जो खोजो वो तुम्हारा। तो ये अनुमति मिल जाती है 1454-55 से। लेकिन उनके पीछे शर्त ये थी पोप की कि जिन इलाकों में आप वहां पर आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। अब उन समुद्री यात्राओं की बात करते हैं जिनके माध्यम से पूर्व की ओर जाने का रास्ता मिला। सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण नाम आता है बार्थोलोमियो डियाज का। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली था और जो उस समय के पुर्तगाल के राजा थे किंग जॉन द्वितीय, किंग जॉन सेकंड, उन्होंने 1486 ईस्वी में इनको हेड बनाया उस आर्मेडा का या उस दल का जो कि जाने वाला था पूर्व की ओर के रास्तों की खोज करने के लिए। आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ की खोज करने के लिए, जो भी आगे जहां तक पहुंचा जाए आगे से आगे, क्योंकि अफ्रीका के दक्षिण तट तक भी अभी पहुंच नहीं पाए थे। और ये जो पहला व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियाज, क्योंकि ये अगवा कर रहा था, उसका हेड था दल का, इसलिए इसी का नाम आता है। तो 1486 में इसको नियुक्त किया गया। 1487 में, हालांकि कई बार 1488 डेट मिलती है लेकिन ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, 1487 ईस्वी में ये वहां से निकला 3 जहाजों के साथ में। कहां से? लिस्बन, पुर्तगाल से। पुर्तगाल से ये रवाना हुए 3 जहाजों के साथ में। जनवरी 1488 की बात है। जनवरी 1488 में ये अफ्रीका के दक्षिण में पहुंच रहे हैं और वहां से अचानक वहां पर तूफान आता है। उन तूफानों को समझने के लिए मैं आपको मैप दिखाता हूं। जैसे एक चित्र है, पहले मैं इनकी यात्रा के संबंध में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये मैंने लिया है अब की बार, ये जो आपका गूगल अर्थ वाला होता है उससे फोटो लिया गया है ग्लोब का, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, ये है स्पेन और पुर्तगाल। यहाँ से आपको इसका जो ये जो बाईं तरफ वाला हिस्सा है ये तो है पुर्तगाल और ये स्पेन है। तो यहाँ से बार्थोलोमियो डियाज की यात्रा शुरू होती है। जैसे ही वो अफ्रीका के दक्षिण में पहुंचते हैं, तो ये जो अफ्रीका के दक्षिण वाला हिस्सा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए इसका जूम करके एक दूसरी पिक्चर हम लेते हैं जिससे हम समझ पाएंगे। ये पिक्चर, ये अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा मैंने यहाँ पर लिया है। इस अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से को समझिए। यहां पर आकर 2 जलधाराएं यहां पर अटलांटिक महासागर की ओर से एक गर्म जलधारा आती है और हिंद महासागर की ओर से एक ठंडी जलधारा आती है और उन जलधाराओं के नाम है अगुलहास और या अगुलस भी बोल सकते हैं आप उसको, हिंदी में अगुलहास लिखा हुआ मिलता है। और जो दूसरी जलधारा है ये ठंडी जलधारा है जिसको बेंगुएला जलधारा या बेंगुएला करंट बोलते हैं। इन दोनों जलधाराओं के मिलने के कारण यहाँ पर बहुत सारे तूफान आते हैं और उन तूफानों में फंसकर इनका जो जहाज है वो समुद्र में एक तरह से आप कह सकते हैं कि खो गया। समुद्र में एक महीने भटकने के बाद इनको जमीन दिखाई दी। वहां पर ये वो बहुत परेशान हो गए थे क्रू के मेंबर सारे और बड़ी मुश्किल से उनको जमीन दिखाई दी। अब इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। केप ऑफ गुड होप जिसको आप बोलते हैं वो ये इलाका है। यहां पर इसको मैं लिख देता हूं। इसको आप बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसको बोला जाता है और इसी को बोला जाता है केप ऑफ स्टॉर्म। बोला जाता था केप ऑफ स्टॉर्म। ये क्यों बोले जाते हैं? यहां पर चूंकि समुद्री जो तूफान है उनके कारण उनका जहाज खो गया और वो यहां नहीं उतर के आगे उतरते हैं। आगे एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मोसल बे। उसके लिए मैं आपको एक और चित्र दिखा देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। सारी बातें हैं समझने की, समझ गए तो मतलब बिल्कुल ठीक से। यहां मोसल बे, ये आपको यहां पर दिखाई देगा
केप ऑफ गुड होप, और यहाँ पर ये मोसल बे है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं वो। और यहाँ से आगे सिर्फ एक इलाका है पोर्ट अल्फ्रेड का, वहां तक वो जाते हैं, पोर्ट अल्फ्रेड तक, और वहां से वापस लौट जाते हैं, भारत की ओर ये नहीं जाते। तो इस चित्र को मैं हटा देता हूं, ये आप समझ गए, ये केप ऑफ गुड होप है। अब ये केप ऑफ गुड होप कई बार आता है कि वो दक्षिणतम है, जो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका का दक्षिणतम छोर है, लेकिन वो दक्षिणतम छोर नहीं है। दक्षिणतम छोर है वो यहां पर है, ये केप अगुलहस जो है ये दक्षिणतम छोर है। ये अभी आप जो पहले वाला मैप आपको मैं दिखा रहा था उसमें यदि आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूं। ये जो इलाका है ये तो आपका है केप ऑफ गुड होप, और यहां पर आपको जो दक्षिणतम है वो ये है, इसका नाम है केप अगुलहस। इसका मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, ये है केप अगुलहस। केप का मतलब आप जानते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं अंतरीप। क्या बोलते हैं? केप का मतलब होता है अंतरीप, कोई भूमि का नुकीला हिस्सा, ऊंचा हिस्सा जो समुद्र में आगे तक निकला हुआ हो। जैसे ये निकले हुए हैं समुद्र में हिस्से, आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ये हिस्से हैं, ये केप है, इनको बोला जाता है केप। चाहे वो समुद्र में निकला हो या नदी में निकला हो, उसको केप बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर केप केप नाम ज्यादा रहा। तो कहीं पर भी आपको आ जाए कि अफ्रीका का दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? केप अगुलहस। केप ऑफ गुड होप दक्षिणतम नहीं है, आप देख सकते हैं केप ऑफ गुड होप तो यहाँ पर है, और इससे देखो कितना नीचे है, यहाँ पर ये केप अगुलहस है, ये दक्षिणतम हिस्सा है। तो वो केप ऑफ गुड होप न पहुंचकर वो पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले मैप के अंदर भी दिखाया था कि मोसल बे पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंचते हैं वो? मोसल बे में पहुंच जाते हैं, यहां पहुंचते हैं। तो केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ स्टॉर्म वाला मामला क्यों है? क्योंकि यहां पर वो समुद्री तूफानों में फंस जाते हैं इस इलाके में, इसलिए उन्होंने इसको कहा, ये जो केप ऑफ स्टॉर्म उन्होंने इसको कहा। क्यों कहा? क्योंकि वहां पर वो समुद्री तूफानों में उलझ गए थे, इसके कारण उसने इसको केप ऑफ स्टॉर्म कहा। और इसको कब देखा? वापसी आते समय, जो वापस उनकी यात्रा थी पुर्तगाल जाने की, उस दौरान उन्होंने देखा केप ऑफ स्टॉर्म को, इसका नाम दिया उन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म। अब केप ऑफ गुड होप नाम कम दिया जाता है। ये कई बार आपको बुक्स में मिलेगा कि वास्को डिगामा ने जब भारत की यात्रा की उसके बाद में इसको केप ऑफ गुड होप कहा, लेकिन केप ऑफ गुड होप उससे पहले कहा गया। जब बार्थोलोम्यू डियाज और उसका कारवां वापस गया पुर्तगाल में, तो पुर्तगाल का जो सम्राट था उस समय का, मैंने आपको बताया जॉन सेकंड, तो जॉन सेकंड ने इसको बताया कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक हमें उम्मीद मिली है, एक रास्ता मिला है पूर्व की ओर जाने का। तो इसलिए उन्होंने इसको केप ऑफ स्टॉर्म न कहकर इसका नाम बताया केप ऑफ गुड होप, या इसके बाद में इसको कहा जाने लगा केप ऑफ गुड होप। हालांकि बिल्कुल स्पष्ट तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब बार्थोलोम्यू डियाज वहां पर वापस गया, उन्होंने बताया कि हम अफ्रीका के दक्षिणतम छोर तक जाके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक उम्मीद की किरण है, इसलिए उन्होंने इसको केप ऑफ गुड होप कहा। अब हिंदी में इसके नाम है, तो केप ऑफ स्टॉर्म है, इसको तो कहा जाता है तूफानी अंतरीप। केप ऑफ स्टॉर्म है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, अंतरीप बोला जाता है, तो इसको तूफानी अंतरीप या तूफान अंतरीप आप कह सकते हैं। और केप ऑफ गुड होप है, अब इसका ये जो नाम चलता है इसको आप आशा अंतरीप बोलते हैं, आशा अंतरीप। तो ये मेरा मोटिव ये था कि आपको इस प्रकार से यदि मैं इसमें दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो दक्षिणतम छोर वाला जो बिंदु है या जो केप ऑफ गुड होप वाली स्थिति है वो किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको देखो कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जो तुर्की वाला इलाका है वो मैंने आपको बताया था कि बीच में से वहां पर पानी है। इस प्रकार से मैंने स्वेज नहर के बारे में बताया था, तो वो दोनों चीजें आप एक बार बीच में देख लीजिए कि जैसे मैं ये फाइंड माई में आपको दिखाता हूं कि ये यहां पर आपको देखिए स्वेज नहर दिख जाएगी। ये जो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर पहले जमीन थी और उसके कारण ये रास्ता समुद्र से समुद्र में नहीं मिलता था। अब यहां पर ये बन गई है स्वेज नहर, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र के अंदर, और नजदीक से दिखा देता हूं, ये स्वेज नहर बन गई है। थोड़ा सा मैं आपको इसको टेढ़ा करके दिखा देता हूं, ये यहां पर अब बन गई है स्वेज नहर। ये देखिए यहां पर पहले, इसलिए ये भूमध्य सागर है और लाल सागर है वो आपस में जुड़े हुए नहीं थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था तुर्की वाला रीजन, क्योंकि अब रात का समय है तो जो इलाके रात हो गए हैं वहां पर इस प्रकार से रोशनी दिखाई देती है। ये तुर्की वाला दिखाता हूं आपको, ये तुर्की वाले हिस्से हैं दो, इसमें आपको बीच में दिखागा, देखिए बीच में स्थान है, ये समुद्र है, तो ये भी आपस में जुड़े हुए नहीं है। हालांकि अब इसमें कुछ पुल बने हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे ये पुल बना हुआ है, एक नीचे की तरफ भी बना हुआ है, लेकिन ये इलाका है, ये बोस्फोरस जल संधि है,
इसको बोस्फोरस जल संधि कहा जाता है। ये जो बीच में आपको दरार दिख रही है पानी वाली, इसको बोस्फोरस जल संधि कहा जाता है। इसी के बाईं तरफ मैंने आपको इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया नाम कह दीजिए या उसको कॉन्स्टेंटिनोपल कह दीजिए, वो इलाका इसके जो बाईं तरफ वाला यूरोप वाला हिस्सा है वहां पर है। तो ये इस प्रकार से तुर्की दो भागों में बटा हुआ है। तो इस प्रकार से आप मैप को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब बार्थोलोम्यू डियाज के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस आप सभी जानते हैं कि जिसने अमेरिका की खोज की, जो निकला था भारत की खोज पर लेकिन उसने अमेरिका की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जिसने अमेरिका की खोज की, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वो भारत की ओर चला था और अमेरिका पहुंच गया, ऐसा कैसे हो गया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के जन्म के बारे में तो आपको बता दूं कि इसका जन्म हुआ है जेनोवा, इटली में। कुछ बातें हैं जो कई बार काम आ जाती हैं। 1451 में, और ये जो यात्रा इसने की थी वो स्पेन से की थी, और स्पेन के जो राजशाही का जो संरक्षण है उससे प्राप्त करके और उनकी सहायता से इसने ये यात्रा की थी। तो ये यात्रा पर निकला था अपनी 3 अगस्त 1492 को स्पेन से चला। ये 3 अगस्त 1492 को 3 शिप्स लेकर स्पेन से चला, नीना, पिंटा और सेंटा मारिया। नीना, पिंटा और सेंटा मारिया 3 जहाजों के साथ ये चला। अब ये ऐसा कैसे हुआ कि इसने भारत की बजाय अमेरिका को खोज लिया? इसका कोई तो कारण होगा। जैसे मैं यहां पर आपको मैप दिखाता हूं, ये मैप तो ठीक नहीं है, मैं आपको पूरा जो वर्ल्ड का मैप है वो दिखा देता हूं यहां से, इससे पता चलेगा। इसमें आप देखेंगे कि जैसे यहां से ये स्पेन है, आपको चित्र में दिखाऊंगा, यहां से स्पेन है, और यहां से रास्ता खोजने का जो कार्यक्रम है वो कहां तक चलता था? यहां तक अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए, और फिर यहां केप ऑफ गुड होप से सारे होते हुए यहां से भारत जाने का रास्ता खोजने का प्रयास था। लेकिन वास्को, ये जो कोलंबस है, इन्होंने ये कहा कि यदि पश्चिम की ओर से जाया जाए, क्योंकि इनको अमेरिका वगैरह का पता नहीं था, कि पश्चिम की तरफ से यदि जाया जाए तो भारत जल्दी पहुंचा जा सकेगा। उसने परिधि का गलत अंदाजा लगा लिया। उसको ये पता नहीं था कि पश्चिम की ओर से, क्योंकि दुनिया गोल है और उस तरफ से आप घूमकर जाएंगे तो परिधि में यदि हिसाब लगाएंगे तो वो ज़्यादा लंबा पड़ता है। लेकिन उसने बात मानी नहीं, और उसने कई किताबें पढ़ रखी थी और उनके माध्यम से उसने बताया कि यदि ये तो गलत तरीका है कि हम यहाँ पूरा अफ्रीका पार करके और उसके नीचे से जाएं, इससे अच्छा है हम पश्चिम की तरफ से जाएं, घूमकर जाएंगे तो भारत हमें जल्दी पहुंच जाएंगे। आप ग्लोब के माध्यम से सोच के देखिए, नक्शा तो फ्लैट है, 2 डायमेंशनल में समझ में नहीं आता, 3 डायमेंशन में समझ में आता है। तो वो चला गया भाई, यहां से निकलकर उसने यात्रा की शुरुआत की और वो यहां बहामास के पास आ गया। यहां जो कैरिबियाई द्वीप समूह है, मध्य अमेरिका में आप कह सकते हैं या उत्तरी अमेरिका के हिस्से में से, तो यहां पर वो पहुंच जाता है। यहां पर वो द्वीप दर द्वीप भटकता रहा। वो वैभव और वो जो सोना चांदी भारत के बारे में जो उसने सुना था और वो उस प्रकार के मसाले उनकी खोज में द्वीप दर द्वीप भटकता रहा। तब उसे पता चला कि ये तो वो इलाका नहीं है जिस पर हम आना चाहते थे। इसीलिए जो अमेरिका वगैरह के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता था, क्योंकि इसने जाकर उसको इंडिया समझ लिया था। लेकिन बाद में उसने पता चला कि वो गलत जगह चला गया है। तो ये इस कारण है, वो कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकला था लेकिन उसने खोज लिया अमेरिका को। फिर यहाँ से अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनके बुरे दिनों की शुरुआत भी हो गई, क्योंकि यूरोपियों ने फिर कोशिश की इनको यहाँ पर काम, क्योंकि ये भोले वाले लोग थे, इनके पास न ज़्यादा हथियार थे न यूरोपियों की तरह ये उन्नत थे। तो यहाँ से अफ्रीका से गुलाम लाए जाते थे, उन गुलामों से यहाँ काम करवाया जाता था। यहाँ के मूल निवासियों को एकदम छोटी छोटी वस्तुओं में सिकुड़ दिया गया। यहाँ के इलाकों पर यूरोपियों ने कब्जा कर लिया। तो एक व्यापार का एक त्रिकोण बनता है, वो फिर कभी बताऊंगा मैं, कि यहाँ से अफ्रीका से, थोड़ा बता देता हूँ, अफ्रीका से गुलाम लिए, यहाँ से टोबैको की या जो शुगर है यानी गन्ने की और तंबाकू की खेती वगैरह खूब करवाई फ्री में। जमीन यहाँ पर है ही, मूल निवासियों से छीन ली और उस चीज़ों को यहाँ पर यूरोप में लाकर बेच दिया। तो ये व्यापार का एक त्रिकोण बन जाता है। इस प्रकार से ये त्रिकोणीय व्यापार कहा जाता है, त्रिभुज जैसा बन जाता है व्यापार का। यहाँ से गुलाम ले जाओ, यहाँ से अफ्रीका से गुलाम ले जाओ, फ्री पड़ेंगे, आपको सिर्फ खाना थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है, कुछ पैसा नहीं देना। यहाँ पर लैंड आपके पास फ्री में है, क्योंकि यहाँ के मूल निवासियों को आप आसानी से थोड़े से हथियारों से भी कब्जा सकते हैं। और फिर उसके बाद में यूरोप में उन सामानों को ले जाकर बेचो। तो ये त्रिकोणीय व्यापार यहाँ पर हुआ करता था। तो ये थी कोलंबस की बात कि किस प्रकार से गलती से उसने अमेरिका को खोज लिया। अब अगला जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आप सभी जानते हैं, वास्को डी गामा का, जिसने भारत की खोज की। तो वास्को डी गामा अपने 4 जहाज़ों के साथ में
भारत की यात्रा की ओर चल निकलता है और मई 1498 में ये कालीकट पहुंच जाता है। केरल में कालीकट के तट पर पहुंच जाता है। कालीकट का आज का नाम है वो कोझिकोड है, अब कालीकट नाम नहीं है उसका, कोझिकोड नाम है उसका। मैं लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो 4 जहाज लेकर वहां से निकले। उनके जो बेड़ा था, जहाजी बेड़ा, उसमें 4 जहाज थे। और वो कौन से जहाज में था, उस जहाज का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो था साओ गैब्रियल में। साओ गैब्रियल, इस जहाज में वास्को डी गामा था। तो वो उन 4 जहाजों के साथ वहां पर आया और उसकी जो यात्रा का जो विवरण है वो इस प्रकार से है कि जैसे मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, थोड़ा सा चित्र के माध्यम से थोड़ा आसान हो जाता है समझाना। ये जैसे विश्व का नक्शा है और इस विश्व के नक्शे में आप देखेंगे तो यहाँ से आप सभी जानते हैं ये स्पेन और पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करता है और यहाँ केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से का जो निचला हिस्सा है वहाँ से होते हुए यहाँ पर एक गुजराती पथ प्रदर्शक उसको मिल जाता है, एक व्यापारी अब्दुल मजीद, उसके माध्यम से वो भारत के यहाँ पर पश्चिमी तट पर पहुँचता है। तो इस पश्चिमी तट पर केरल के कालीकट नामक स्थान पर वो उतरता है। यहाँ का राजा, तो वहाँ के राजाओं की उपाधि हुआ करती थी जमोरिन। वहाँ के राजाओं की उपाधि, जैसे आपने बार बार नाम सुना भी होगा, जमोरिन। राजा का नाम नहीं है, वहाँ के राजाओं की उपाधि हुआ करती थी जमोरिन। जमोरिन ने उसका स्वागत किया। स्वागत क्यों किया कि यहाँ पर जो व्यापार होता था उस पर अरब के व्यापारियों का एकाधिकार था, वही सारा व्यापार यहाँ से माध्यम से करते थे। तो उस एकाधिकार के कारण जमोरिन को भी ये लगता था कि एक से ज्यादा जगह के लोग यदि व्यापार करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जिसकी मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार हो जाता है, फिर वो मनमर्जी करते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, एक दूसरे व्यापारी यदि यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में उन्होंने उसका स्वागत किया। जब वो वापस निकला यहाँ से लेकर और वापस जब वो पुर्तगाल आया तो कहा जाता है कि उसको जो जहाज में जमोरिन ने उसको जो काली मिर्च और जो जड़ी बूटियां दी, उसको बेचकर जितनी उसकी यात्रा का खर्चा हुआ था उसका 60 गुना उसने कमाया। जितनी उसकी यात्रा का खर्चा था उसका 60 गुना उसको मिला, जो काली मिर्च और जो जड़ी बूटियां वगैरह वो लेकर भारत से आया था, जो जमोरिन ने उसको प्रदान की थी। 60 टाइम द कॉस्ट ऑफ हिज वॉयज, यानी उसकी जो यात्रा का खर्च था उसका 60 गुना उसको मिला। तो ये थी यात्रा वास्को डी गामा की। उसके बाद में भी वास्को डी गामा 2 बार और आया भारत में। वास्को डी गामा का ये प्रश्न आ जाए कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था, तो आप कहेंगे वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। एक बार तो आप सभी जानते हैं 1498 में, मई 1498 में। उसके बाद में वास्को डी गामा आता है 1500 ईस्वी में। उसके बाद में तीसरी बार वास्को डी 1502 ईस्वी में। और उसके बाद में वास्को डी गामा आता है 1524 में। और उसके आने के कुछ ही समय बाद उसकी कोचीन में मृत्यु हो जाती है। कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है 1524 में। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। तो 1498 में आ जाता है वास्को डी गामा। उसके बाद में 1500 ईस्वी में आता है पेड्रो एल्वारेज कैब्रेल। पेड्रो एल्वारेज कैब्रेल ये आता है और इस दौरान उसका संघर्ष भी होता है अरब व्यापारियों के साथ में। और वो जमोरिन से भी कहता है कि व्यापार का एकाधिकार हमें दे दीजिए, अरबों को यहाँ से निकालिए। इस प्रकार की उनमें कुछ होती हैं। जमोरिन उससे नाराज भी हो जाता है। तो वो जमोरिन के साथ लड़ने की कोशिश करता है। उससे पहले उसका अरबों से भी झगड़ा हो जाता है और करीबन 50-60 पुर्तगाली मारे जाते हैं। फिर कैब्रेल ने अरबी जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। फिर 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत में आता है और फिर 1503 वगैरह से वहां पर उनका जो पहला किला वगैरह स्थापित होता है। और उनके जो गवर्नर जनरल हैं उनकी बात अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और सर्दी का समय है, मुझे यहाँ पर ठंड भी बहुत लग रही है। तो इससे ज़्यादा का वीडियो लंबा भी हो जाता है, फिर आप देखना भी पसंद नहीं करते इतना बड़ा वीडियो। तो इससे आगे की चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।